हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक का बंधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बीबीटी के बारे में यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसको हम शॉर्ट में वीबीटी कह रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, क्लियर। अब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत क्या पढ़ा था कि जब इस तरह से पढ़ा था कि इस तरह से अधिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है, यानी साइड बाय साइड, है ना। लेटरल होता है इस तरह से पार्श्वी, तो पाई बंध बनता है ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? तो इसे हमने बीबीटी के अंतर्गत पढ़ा था। तो आज अपने हम वीडियो में पढ़ेंगे एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध के बारे में। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम एकल बंध। ये आपका जानना बहुत जरूरी। एकल बंध, एकल बंध को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक, और इस एकल बंध को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अब द्विक बंध की। द्विक बंध, इस द्विक बंध को हम बोलते थे डबल बॉन्ड, और इसको हम डबल डैश से शो करते हैं। ठीक है, फिर तीसरी तरह का बंध होता है त्रिक बंध, और इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं और 3 लाइनों से शो करते हैं। ठीक, इसके साथ ही से पढ़ते हैं सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या कि सिग्मा बंध पाई बंध कितने होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। समझ गए आप? ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये समझ लो कि अगर कोई चीज़ जैसे ए और बी है के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो इसे हम एकल बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? एकल बंध। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर ए और बी दो अलग अलग परमाणु हैं जिनके मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो इसको हम एकल बंध कहेंगे। इसका मतलब इसमें एक सिग्मा है। ठीक है, ऐसी अगर ए और बी दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी इस तरह से, इसका मतलब ये द्विक बंध बन रहा है। क्या बंध बन रहा है? द्विक बंध। ये बंध कौन सा है? ये बंध है द्विक बंध। ठीक, ये बंध कौन सा है? द्विक बंध। और इसमें कितने हैं? इसमें एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 1 पाई। क्लियर? समझ पा रहे हैं? ऐसी अगर ए और बी जिनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो 3 लाइनें हो गई ना, तो उसको बोलेंगे हम त्रिक बंध। ठीक, त्रिक बंध। और इसमें होंगे एक सिग्मा और 2 पाई। ये त्रिक बंध हमारा। ठीक, समझ में आ गए? यही आपको यहाँ पे बताया गया क्या कि एकल बंध, द्वि बंध और त्रिक बंध, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो एकल बंध बनेगा जिसमें एक सिग्मा बंध होगा। दो दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में शेयरिंग, वो दो दो इलेक्ट्रॉनों में आपस में शेयरिंग होगी तो द्विक बंध होगा। ये सब सहसंयोजक बंध है। ये सब सहसंयोजक बंध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपस में शेयरिंग हो रही दोनों की साझेदारी से, दोनों के मन से। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉनों की होगी तो त्रिक बंध बनेगा, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं बंध ऊर्जा की। दूसरा है हमारा, इसको बोलते हैं हम बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी। अब इसके नाम से पता लग रहा है क्या? बंधन ऊर्जा यानी जो बंधी हुई ऊर्जा है, या बॉन्ड एनर्जी। ठीक, तो अब ये समझो कि किसी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी बंध को तोड़ने के लिए जितनी पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा कहते हैं। लिख लीजिए क्या कि बंध को तोड़ने में आवश्यक
पर्याप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? बंध ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। क्लियर हो गया? यानी कि अगर हमें ये जो हम बात कर रहे थे, ये हमें इस बंध को तोड़ना है, ठीक, या हमें इस बंध को तोड़ना है, ठीक, या हमें इस बंध को तोड़ना है। तो इन बंधों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी क्या कहलाएगी? हमारी बंधन ऊर्जा। ठीक, अभी आप देखो कि ये अगर इसको तोड़ें हम, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी कि इसको तोड़ने में कि इसको तोड़ने में? सोच के बताओ, इतने दिमाग से सोचिए। समझ में आया? किसको तोड़ने में? सपोज जैसे मैंने आपको कोई एक लोग पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक लोगों से छुड़वाना आपको आसान है, दो लोगों से उससे मुश्किल, तीन लोगों में और, क्योंकि तीन लोगों की एनर्जी लग रही है ना। सेम ऐसी। तो अगर बात करते हैं बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। इसको इधर बना लेते हैं, इधर देखिएगा। अगर बात करते हैं बंध ऊर्जा की, तो सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा होती है ट्रिपल बॉन्ड की, फिर होती है डबल बॉन्ड की, और सबसे कम होती है सिंगल बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है इसके कंपैरिजन में, और ट्रिपल बॉन्ड को और ज़्यादा। जब आप तीन बॉन्ड को तोड़ोगे, यानी कि आप तीन चीज़ों से बंधे हो, तो सबसे पहले ये टूटेगा, फिर और एनर्जी चाहिए, ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगी? इसमें। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में आवश्यक होगी? इसमें, इस बंध को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, उससे कम डबल बॉन्ड में, उससे कम सिंगल बॉन्ड में। और अगर इसको आपको और इजी तरीके से याद करना है, तो आप याद कर सकते हो, एक आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जिसमें एक पापा होते हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। तो पहले वो एक एक सबको डंडा देते हैं, वो आसानी से तोड़ लेते हैं, फिर दो देते हैं, वो भी आसानी से तोड़ लेते हैं, फिर वो उसका गट्ठर देते हैं, यानी कि बहुत सारे एक साथ लकड़ी के इस तरह से डंडे देते हैं जिसको वो लोग नहीं तोड़ पाते, है ना। तो वही आप समझ लो, उसी से याद रखो कि तीन बंध को तोड़ने में के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे कम। इसलिए अगर बंधन ऊर्जा की बात करें, तो बंधन ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी बंधन ऊर्जा की, वो होगी इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। ठीक, क्लियर हो गया? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बंधन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, क्या पूछा जाए? बंधन ऊर्जा का बढ़ता क्रम, तो क्या होगा? देखो, सबसे कम सिंगल बॉन्ड, फिर उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड, और उससे सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये होगा। क्या बंद होगा? बंधन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा बढ़ेगी सबसे कम सिंगल बॉन्ड में, उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें लगेगी, सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा लगेगी किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक, क्लियर हो गया? और साथ में आपको पता होना है कि जब एक ट्रिपल बॉन्ड टूटता है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड टूटते हैं। जब डबल बॉन्ड टूटता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड टूटता है, और जब ट्रिपल सिंगल बॉन्ड टूटता है तो इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है। यानी जब हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हम एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं तो एक सिग्मा एक पाई तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं तो एक सिग्मा दो पाई तोड़ रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब बात कर लेते हैं बंधों के स्थायित्व की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब स्थायित्व की बात करते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा, यानी लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होने का मतलब क्या है? क्रियाशील होने का मतलब है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको ज़रा सा कुछ लगता है तो आउच, लग गई मेरे को, है ना। हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सहन करने लायक होते हैं, तो क्रियाशील होते हैं। क्या लिखा है कि एकल बंध की अपेक्षा, यहाँ लिख लेते हैं, देखो ऐसे, एकल
बंध की अपेक्षा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अधिक क्रियाशील होते हैं। और एक चीज़ मोटी मोटी याद रखिएगा कि जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्या होगा, क्रियाशील, जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा वो उतना ही कम स्थायी होगा। समझे आप? जैसे कि बात कर लो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा उछलते कूदते रहते हैं ना। तो जब बहुत ज़्यादा वो उछलते कूदते हैं तो उनको एक जगह बैठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो एक जगह नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो जो इधर उधर घूम रहे हैं यानी क्रियाशील हैं, तो वो स्थायी तो नहीं होंगे। और जो स्थायी होंगे जैसे बूढ़े लोग, वो एक्टिव नहीं होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अंतर है, जो क्रियाशील होगा वो स्थायी नहीं होगा, जो स्थायी होगा वो क्रियाशील नहीं होगा, यानी कम होगा। यानी जो जितना अधिक क्रियाशील है वो उतना ही कम स्थायी है, जो जितना अधिक स्थायी है वो उतना ही कम क्रियाशील है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको हम इधर लिख देते हैं, देखो इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या? यहाँ पे देखो, स्थायी या बोलेंगे स्टेबल, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कम क्या होगा, 1/1 यहाँ पे होगा क्रियाशील, यानी इसको बोलेंगे रिएक्टिव। समझे आप? तो चलो यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ कह रहे थे कि एकल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। भाई अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील होंगे, अगर ये ज़्यादा क्रियाशील है, डबल बॉन्ड यानी कि द्विक बंध और त्रिक बंध अगर क्या है, ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो कैसे होंगे, कम स्थायी होंगे। ठीक, निकल आया है। अगर ये कम स्थायी है तो ये कैसा होगा, देखो एकल बंध कैसा होगा, एकल बंध। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील है तो ये कैसा होगा, ये कम क्रियाशील होगा। ठीक, क्लियर? और कम क्रियाशील होगा तो कैसा होगा, देखो कम क्रियाशील होगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्थायी। ठीक, क्लियर हो गया? तो बंधों के स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा हमारा, जैसे देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बंधों के स्थायित्व का क्रम। तो बंधों के स्थायित्व के क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा हमारा एकल बंध। ठीक, सबसे ज़्यादा। उससे कम क्या होगा, द्विक बंध। ठीक, और सबसे कम हमारा कौन होगा, त्रिक बंध। सबसे ज़्यादा स्टेबल वही है, सेम जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे बंधन ऊर्जा ना, उसी का जस्ट उल्टा है कि बंधों के स्थायित्व की बात करें सबसे ज़्यादा स्थायी होगा एकल बंध, उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा द्विक बंध, और सबसे कम होगा हमारा त्रिक बंध। ठीक, क्लियर हो गया? और अगर यही बात करते हैं बंधों के स्थायित्व की बात की, अगर हम यहाँ पे बात कर लें बंधों के क्रियाशीलता की, देखो क्या, अगर हम बात कर लें क्रियाशीलता की बात हो रही है, अगर क्रियाशीलता की बात करें यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड पढ़ें तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो वही चीज़ है ना, जो एकल बंध जाकर कम क्रियाशील है तो ये ज़्यादा क्रियाशील है ना, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है ना ये बदल जाएगा। देखो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखो बंधों के, मैंने बोला ना जस्ट रिवर्ट होता है, जस्ट उल्टा होता है, ये ज़्यादा ये कम। तो देखो बंधों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, तो देखो एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। ठीक, लिख लिया मैंने। अब है बंधों का क्रियाशीलता का क्रम।
अभी देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बंधों की क्रियाशीलता के स्थायित्व के क्रम में ये ज़्यादा स्थायी थे, तो ये ज़्यादा स्थायी थे तो कम क्रियाशील होंगे, तो ये बिल्कुल पलट जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? त्रिक बंध, उससे कम होगा द्विक बंध, और सबसे कम रिएक्टिव होगा, सबसे कम क्रियाशील होगा एकल बंध। और एकल बंध क्योंकि कम क्रियाशील होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक, समझ में आ गई? ये जहाँ पढ़ो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो ज़्यादा स्थायी वो कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील वो ज़्यादा स्थायी। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए अब बात करते हैं बंध लंबाई की। क्या बात करेंगे? इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आप सिंपल से समझो कि मान लो कि कार्बन से कार्बन को एक लोगों ने पकड़ा। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन से कार्बन को 2 लोगों ने पकड़ लिया, यहाँ कार्बन से कार्बन में 3 लोग पकड़ लिया। और कार्बन को आप भूल जाओ, आप मान लो आप हो, आपको कोई एक लोग पकड़े हैं। ठीक, फिर 2 लोगों ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जब 2 लोग अपनी ओर खींचेंगे ना तो वो पास ही पास आ जाएंगे, तो ये लंबाई जो है इसके कंपेरिजन में कम होगी। 3 लोगों ने खींच लिया और टाइटली पकड़ लिया है ना, तो लंबाई कैसी हो गई? और कम हो गई। तो अगर बात करते हैं बंध लंबाई की, तो बंध लंबाई सबसे कम किस में होती है? ट्रिपल बॉन्ड में, उससे कम डबल में, सबसे ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड में। ठीक, यानी कि बंधों के बीच की, इन दो के बीच में जो बंध की लंबाई होती है वो सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड में, उससे ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड में, और सबसे ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड में। ठीक, तो बंध लंबाई का अगर हम बोलें घटता हुआ क्रम, अगर बंध लंबाई का हम बोले घटता क्रम, तो घटता क्रम में देखो घटता क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा यहाँ होगी बंध लंबाई, उसके बाद यहाँ होगी, और सबसे कम यहाँ होगी। ठीक, समझ में आ गया कि कार्बन से कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बंध लंबाई ज़्यादा है। 2 लोगों ने पकड़ लिया, थोड़ा और टाइटली पकड़ लिया तो और पास पास आ गए, और कम हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में और कम हो गया। तो बंध लंबाई की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई सबसे कम होती है बॉन्ड लेंथ, उसके बाद उससे ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, और सबसे ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, एकल बॉन्ड की। ठीक, क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे कार्बन की टेंडेंसी के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में।